हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले देखेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट की ये भर्ती थी दोस्तों, जिसकी एग्ज़ाम अभी अगस्त 2020 में हुई है। तो एकदम करंट एग्जाम है। और इसमें जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे वीडियो लास्ट तक तो आपको पता भी लग जाएगा कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आप वीडियो को पूर्ण नहीं करें, आप पूरा देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा एग्जाम में ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और एग्जाम के पेपर के तुरंत बाद मैं आपको ये वीडियो भी बनाकर आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन है वो हमारे जो 40-50 पेपर हम कर चुके हैं। और आगे आने वाले दिनों में ये संख्या शायद एग्जाम तक 100 तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 100 पेपर हम कम से कम करें, ताकि 3000 के समथिंग क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से साइकोलॉजी वाले मिल जाएं। वो भी लगभग 2016 से 2020 के बीच जो भी एग्ज़ाम हुई है उसके पेपर देने की मैं कोशिश करूँगा। और आप इसका मूल्यांकन करें, अपना मूल्यांकन करें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से आपका मतलब कितना आपको याद है और कितना आप दे पा रहे हैं उस चीज़ को पढ़कर, और कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो साइकोलॉजी का रहेगा। तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी का मैंने आज पेपर लिया है, जिसकी एग्ज़ाम 5 अगस्त 2020 को हुई थी। समय है 9 से 12। तो अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अब आप सबको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि इस आरपीएससी ने इसका उत्तर है वो विलियम वुंट को माना है। जबकि आप सबको पता है कि विलियम वुंट है वो मतलब चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान माना था। अब आरपीएससी जानबूझकर ऐसी आंसर की जारी करती है या क्या करती है, वो तो वो जाने की मिस्टेक हो गई क्या हो गई। लेकिन आंसर की में इसका उत्तर है वो विलियम वुंट को माना गया है। जबकि आप सबको पता है कि व्यवहार की बात है वो वाटसन ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने विलियम वुंट माना है, जो बिल्कुल गलत है। आप सबको पता होगा, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को मतलब चेतना का विज्ञान माना था, और पंपोनोजी और डेकार्ते ने मन का विज्ञान माना था। जबकि वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान है वो स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक वाटसन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सेकंड है वो 100% राइट है। हो सकता है कि ये मानवीय भूल हो या जानबूझ के, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सामान्य विज्ञान का और मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों 94 क्वेश्चन की। प्याजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है गतिवर्धन, साम्यावस्था, सामाजिक अंतःक्रिया और परिपक्वता। तो दोस्तों, इसके अनुसार क्या है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। प्याजे के अनुसार मानसिक विकास की बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिवर्धन। गतिवर्धन वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं होता है। गतिवर्धन मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वो गतिवर्धन में आ जाएगा। अभिवृद्धि से शायद यहाँ पे बात हो रही है। इंग्लिश वाले टर्म है वो नहीं आते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी एक लैंग्वेज होती है, आप सबको पता है, तो इसमें इंग्लिश है वो नहीं आता। बाईलैंग्वेज पेपर है वो नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। कौन सा कथन टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों, तभी मैं कह रहा था जब मैंने पेपर को शुरू किया था उस टाइम की, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वास्तव में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा। कौन सा कथन टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? जो हम पहले से जानते हैं, अधिगम उस पर निर्भर करता है। अधिगम विचारों की खोज है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह है। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव और समाहित करने पर होता है। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है। तो दोस्तों, इसमें टॉमी पुसनोट द्वारा पूछा है, रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। सबसे ज़्यादा बात तो आपको इस पर देनी है कि हाँ या ना क्या चीज़ है वो पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है।
ये आधारित नहीं है। टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित जो रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित है उसमें ये बात है वो नहीं लिखी गई है। तो ऊपर वाले 3 है वो टॉमी फुसनोट के द्वारा कहे गए हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन से 2 चीज़ें वो आराम से जान जाओगे। जो हम पहले से जानते हैं अधिगम, उस पर निर्भर करता है। टॉमी फुसनोट के द्वारा अधिगम विचारों की खोज है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह करना। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव या समाहित करने पर होता है। ये बात है तो वो टॉमी फुसनोट ने कही है रचनावाद के सिद्धांत पर। अब क्या नहीं कही है? रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में, ये बात है वो नहीं कही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एडोलसेंस, नेचर ऑफ एडोलसेंस, डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की कौन सी बुक है वो लिखी थी? एडोलसेंस। एडोलसेंस में किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था स्टेनले हॉल ने बताया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों 93 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? एक मिनट। तो ऑप्शन ए का प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते हैं। समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्नियमित करना और परिवर्तन करना। प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इसमें दिए गए कथनों में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो दोस्तों प्रतिवर्तिता, प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। ये बात यहाँ पे गलत है। बाकी ऊपर दिए गए तीनों कथन वो सही है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आप सबको पता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है वो निरीक्षण के द्वारा या देख कर ही तो सीखता है सबसे पहले। उसके अलावा आत्मसातीकरण से तात्पर्य वह है कि वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते। तो नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान के ऊपर मतलब निर्भर होता है लेकिन उसको प्रभावित नहीं करता है। तो आत्मसातीकरण का ये अर्थ हो गया और संयोजन का अर्थ हम सबको पता भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं है। 93 नंबर ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन की। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है सामंजस्य की योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, सामंजस्य की योग्यता का अभाव और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? सामंजस्य की योग्यता का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 97 नंबर। जीन पैजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती है। आप सबको पता है कि जीन पैजे का एक या दो तो कम से कम आते ही हैं। एक की तो बात ही मत करो, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। रिट में भी डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो पक्के आने हैं। तो जीन पैजे को आप पूरा रट लीजिए। 4-5 पन्नों का टॉपिक है और हर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 40 पेपर कर चुके हैं, लगभग 80 क्वेश्चन तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे लास्ट एग्जामों में आए हुए। तो आप उनको जरूर देखिए दोस्तों। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट है वो बनी हुई है, आप जरूर देखिए। जीन पैजे के अनुसार अब बात क्या हो रही है? मूर्त क्रियावस्था की। तो 2 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 11 से 16 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 7 से 11 वर्ष है वो मूर्त क्रिया होती है और 11 वर्ष से ऊपर होता है वो यहाँ पे अमूर्त अवस्था हो जाती है। तो 97 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। यह प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल से रूप हुआ है। यह सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। इस उपागम में संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप एवं पुनर्बलन भी सम्मिलित है। तो शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता वो कौन सी नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? उद्देश्य,
सामाजिक प्रणाली, संरचना और मूल्यांकन प्रणाली। तो दोस्तों शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व 4 ही होते हैं: उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना और मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें प्रस्तुतिकरण से संबंधित कौन सा है, ये बात हमसे पूछी है। तो प्रस्तुतिकरण से संबंधित होती है संरचना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी, संरचना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 102 नंबर। निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। तो संप्रेषण की कौन सी विशेषता नहीं होती है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन को देख के, संप्रेषण वो सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है। संप्रेषण का मतलब ही दोस्तों ये होती है कि ये गतिशील प्रक्रिया होती है। संप्रेषण में आप सबको पता है कि एक वक्ता होता है, सुनने वाला होता है, विषय वस्तु होती है, साधन होता है, माध्यम होता है, और उसके बाद फीडबैक भी आता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की आगमन तर्क शक्ति विकसित करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, पाठ्य वस्तु को रोचक एवं सार्थक बनाना, और छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना। तो वैज्ञानिक परीक्षा शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन को देखते ही आपको एकदम से याद आ गया होगा, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्रों का ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ उसमें भी आपके काम आएंगे। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, भाषा प्रयोगशाला और रेडियो दूरदर्शन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। 103 के नंबर में 2 नंबर है वो एकदम से राइट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम और लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। दूरदर्शन, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, मतलब कौन सी शिक्षण सामग्री को हम प्रक्षेप नहीं कर सकते, प्रक्षेपित नहीं कर सकते। तो आप सबको पता होगा कि दूरदर्शन है वो सिर्फ दृश्य सामग्री है, दृश्य और सर्वे दोनों आते हैं दूरदर्शन में, दृश्य और सर्वे सहायक सामग्री, लेकिन ये प्रक्षेपित सामग्री नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूक्ष्म अध्ययन में, स्थूल अध्ययन में, स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में और सदवर्तियों को विकसित करने में। तो हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है ये बात हमसे पूछी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूक्ष्म अध्ययन में। तो हिंदी शिक्षण में जो पूरक पुस्तकें हैं वो सूक्ष्म अध्ययन में काम की नहीं होती हैं, सूक्ष्म अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति उनसे नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, 2 खंड सिद्धांत और 3 खंड सिद्धांत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो जनरल डिपार्टमेंट वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी आया था। तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है वो उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे हो जाएगा मात्रा सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकेंड है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, मात्रा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं शिक्षक, शिक्षण विधियाँ व पाठ्य वस्तु, छात्र, शिक्षक व छात्र दोनों। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं, हस्तक्षेप चर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण विधियाँ व पाठ्य वस्तु, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे ये मान लीजिए अगर आप भी नहीं पढ़ते ये क्वेश्चन तो आप शिक्षक व छात्र दोनों ये ऑप्शन टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है, हस्तक्षेप चर की बात हो रही है, तो यहाँ पे शिक्षण विधियाँ व पाठ्य वस्तु आएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है? आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम मतलब एक जगह किसी काम को आपने सीख लिया तो दूसरी परिस्थिति होने पर आप उसको उसी प्रकार करते हैं, तो यह सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर थर्ड।
साहचर्य परिवर्तन का नियम या फिर संबंधित परिवर्तन का नियम, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं 109 नंबर के क्वेश्चन की। सीखने के वक्र में निम्न में से कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो दोस्तों बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, आज इसको आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर वो मिल जाएगा कि सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में तो धीमी होती है, मतलब ऐसा वक्र बनता है जिसमें प्रारंभ में तो धीमी होती है और बाद में गति है वो तेज हो जाती है, मतलब ऐसा वक्र बनेगा। तो ये कौन सा वक्र होता है? उन्नतोदर या नतोदर। बहुत ही मतलब ये हम कहें कि गाइड या कोचिंगों में इसके बहुत ही डाउटफुल, कोई उन्नतोदर बताता है कोई नतोदर बताता है, तो आप उसको भी एकदम से वहाँ पे एकदम ऑथेंटिक आंसर और लिख लेना। यहाँ पे हो जाएगा नतोदर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नत से उद्धर, नत से ऊपर की ओर जाना, नत से, नत का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नतोदर वक्र में ही बच्चे की गति है वो सीखने की सबसे पहले तो कम होती है और बाद में धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, तो धीमी से तीव्र हो जाना नतोदर वक्र की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि और समाजमिति विधि। तो आप सबको पता है कि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि दो प्रकार की विधियां होती हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आत्मनिष्ठ विधि है वो कौन सी है? गाथा वर्णन विधि है या जीवन इतिहास या फिर समाजमिति या मनोविश्लेषण विधि। एक मिनट क्वेश्चन पूरा दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हो जाएगा गाथा वर्णन विधि, ऑप्शन नंबर 1। आत्मनिष्ठ विधि होती है गाथा वर्णन विधि और ये सभी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं दोस्तों। जीवन इतिहास विधि है, मनोविश्लेषण विधि है, समाजमिति विधि है, ये सब वस्तुनिष्ठ विधियों में आती हैं। और गाथा वर्णन विधि है, अपनी गाथा खुद सुनाना, ये आत्मनिष्ठ विधि होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 111 नंबर। प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है पूर्व निर्मित प्रत्ययों से, पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से और समस्या समाधान से। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन की बात हो रही है दोस्तों, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है वो पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। अब हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिक्रमित विद्या उत्तम कही जाती है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावशाली है या अधिक प्रभावकारी है। तो अनुदेशन से कौन सा कथन है वो संबंधित नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है, ये बात गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? आप सबको पता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में तो बच्चे को गलत क्यों है इसका आंसर नहीं मिलता है। अगर वो बच्चा सही अनुक्रिया करता है तो अगली स्लाइड आ जाती है, अगर गलत आंसर करता है तो वापस उसको वही आंसर बताया जाता है, लेकिन उसमें गलती क्यों की, कारण क्या था और सही कैसे होगा ये बात उसको नहीं बताई जाती है। जबकि सा के अभिक्रमित अनुदेशन जिसको नॉर्मल एक क्राउडर के द्वारा दिया गया था, उसमें आप सबको पता है कि बच्चा जब अनुक्रिया करता है तो सही होती है तो आगे की स्लाइड आ जाती है, लेकिन गलत करता है तो उसको पीछे का जो पढ़ने को दिया जाता है फिर उससे वही सवाल वो दोबारा पूछा जाता है। तो सा के अभिक्रमित अनुदेशन वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के। तो यहाँ पे कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 112 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिग्गी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों से नहीं है? दोस्तों बिग्गी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है। संबंध ज्ञान देना, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना, संबंध ज्ञान देना व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानव अनुभवों के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन। ये बिग्गी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है, ऊपर वाले 3 है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक हैं? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। जॉन डेवी, वाटसन, आल्पोर्ट या मैकडूगल? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे हो जाएगा मैकडूगल, क्योंकि आप सबको पता है कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेग बताए थे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन व उसके प्रारूप को विशेष महत्व दिया जाता है, शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो ये बात तो दोस्तों आप सबको पता है कि गलत है, क्योंकि शिक्षण होगा तो वहाँ पे शिक्षक भी चाहिए और छात्र भी चाहिए, वरना शिक्षण है वो कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब दोस्तों 113 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ तथा अंतःदृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसमें पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आप सबको पता है कि पावलोव के द्वारा दिया गया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है गेस्टाल्टवादियों का, जिसमें वर्दिमर, कोहलर और कोप का मुख्य हैं। अब बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन, लैटिन, इटालियन और स्पेनिश। तो दोस्तों गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसमें एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी को छोड़कर, खुद साइकोलॉजी को छोड़कर बाकी सभी शब्द वो लैटिन भाषा के हैं। खुद साइकोलॉजी शब्द वो ग्रीक भाषा का है। उसके अलावा एक अलग शब्द है वो गेस्टाल्ट है, वो सिर्फ जर्मन भाषा का है। तो आपको बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। खुद साइकोलॉजी शब्द वो ग्रीक भाषा का है, इसके अलावा और कोई भी शब्द आ जाए वो सभी लैटिन भाषा के हैं, सिर्फ गेस्टाल्ट को छोड़कर। गेस्टाल्ट है वो जर्मन भाषा का है। अब हम बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है 1 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 वर्ष के पश्चात। तो दोस्तों गुप्त अवस्था की आयु फ्रायड ने कौन सी अवस्था को माना है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 12 वर्ष। गुप्त अवस्था का मतलब बाल्यावस्था, जिसमें आंतरिक परिवर्तन होते हैं, इसको गुप्त अवस्था, जिससे बाहर से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बालक का वो 5 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद उसमें मतलब ना तो कोई हाइट बढ़ती है ना कुछ होता है, लेकिन उसके आंतरिक विकास होते हैं। तो इसको फ्रायड ने गुप्त अवस्था का नाम है वो दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन की। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? विशिष्ट तत्व का, सामान्य तत्व का, क्रियात्मक बुद्धि का और विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सामान्य तत्व का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, सामान्य तत्व का ये परीक्षण करने के काम आता है। अब हम बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है कि 5वें स्थान पर कौन आता है? विभेद अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्य अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों अब हमसे मतलब पता नहीं, मतलब आपको ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको याद है, तो आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि 5वें स्थान पर आता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा विभेद अधिगम। विभेद अधिगम वो 5वें स्थान पर आता है। अब आपको पता है कि सबसे आखिर में आता है समस्या समाधान अधिगम। श्रृंखला अधिगम है ये शुरू में आता है। आप सबको पता है कि सबसे पहले संकेत आता है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया, उसके बाद आता है श्रृंखला, उसके बाद आता है संप्रत्य। तो 5वें नंबर पर हो जाएगा विभेद अधिगम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है वो बिल्कुल राइट है, विभेद अधिगम। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम साहित्य वाला पेपर के जो भी 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे वो हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे और उनकी व्याख्या भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा वो मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।